हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जिसका इशू ऑफ शेयर्स किया हुआ है बहुत इजी है उसके लिए चैप्टर। थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके कि डिबेंचर्स होता क्या है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर समझे तो कंपनी जो कैपिटल अरेंज करता है वो सबसे पहले आप सीख चुके हो कि इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू करता है। शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा ले सकता है। और अगर रिक्वायरमेंट्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल का, मनी का, लोन का, तो कहाँ से किया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा? वो डिबेंचर्स इशू करके लिया जा सकता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो डिबेंचर स्टॉक और डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह है, उसको भी हम डिबेंचर के अंदर ले सकते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है, अभी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया चीज़ों को जानने का। पहले गवर्नमेंट इशू करता था बॉन्ड ज़्यादातर, आज के डेट पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी बॉन्ड्स इशू करता है। क्या फ़र्क होता है बेसिकली बॉन्ड्स और इसके बीच में? डिबेंचर्स जो है वो एक इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है, से 10% डिबेंचर इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं या पब्लिक से ले रहे हैं उसके ऊपर हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? 10% का इंटरेस्ट देंगे। जैसे कंपनी 10% डिबेंचर्स इशू कर रहा है, तो आप गौर से देखो कि डिबेंचर्स के आगे क्या लगा हुआ है। इसका मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच है तो ईयरली इंटरेस्ट कितना निकलने वाला है? ये हो गया पूरा डिबेंचर्स जो लोन हम लेंगे इशू करके, मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो कितना आने वाला है? 10,000 रुपीज़ ही आ रहा है जो साल में टोटल इंटरेस्ट अपने को देना है, ठीक है। तो वी आर कंपनीज, डिबेंचर्स एक लोन की तरह है, सिग्निफाई करता है कि हम एक लोन लिए हैं। वो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हम इशू करते हैं होल्डर को, और उसमें मेंशन लिखा रहता है कि कितना का डिबेंचर्स है, कितने टाइम के लिए दिया गया है, और वो सर्टिफिकेट एक्नॉलेज करता है कि हम लोगों को, उस होल्डर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस करना पड़ेगा, ठीक लोन की तरह। तो टॉपिक अपने लिख लेते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है ये हम लोग समझ लिए। थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं और बुक से डिटेल में। तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि भाई ये इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है डिबेंचर पे हर साल। 5 साल के लिए अगर हम लोग इशू कर रहे हैं तो 5 साल तक हमको 10,000 देना, और 5 साल के बाद मुझे पूरा प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ेगा। मतलब कंपनी परमानेंटली डिबेंचर इशू करके नहीं रख सकता है, ठीक है। आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 5 साल बाद कंपनी को ये अमाउंट को रीपे करना पड़ेगा। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। तो मुझे बताइए कंपनी के लिए डिबेंचर्स क्या हुआ? एक नॉन करेंट लायबिलिटी है, और इस किस सब हेडिंग में दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है तो इसमें दिखाते हैं बैलेंस शीट में। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स ऐसे समझिए कि एक बॉन्ड का दाम 1,000 रुपया है। तो कंपनी या गवर्नमेंट जब इसको इशू करता है तो इसका इशू प्राइस बड़ा कम रख देता है, ठीक। सपोज इसका इशू प्राइस रख दिया है 600 रुपया, और कितने साल के लिए है? 5 ईयर्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें या गवर्नमेंट को कितना मिलेगा पब्लिक से? 600 रुपीज़। लेकिन गवर्नमेंट 5 साल के बाद वापस कितना करने वाला है? 1,000। तो कितना का डिफरेंस है? इसी को इंटरेस्ट मान लेते हैं, और इसी को 5 साल के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ईयरली इंटरेस्ट कैसे दिखा देंगे? 80 रुपीज़ करके इंटरेस्ट पकड़ लेंगे कि इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। क्लियर? समझे क्या हो रहा है? तो ये बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स और इसके बीच में फ़र्क यही है, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। इशू प्राइस को ही इतना कम कर देना है। तो इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस के डिफरेंस को ही
इन 5 सालों में डिवाइड कर देंगे और उसी को मान लेंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। इसीलिए ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। क्या कहते हैं? ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कुछ बातों का और ध्यान रखना है आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिबेंचर जब भी कंपनी इशू करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट करेगा, जिसको हम लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ है कि डिबेंचर हमेशा कंपनी के सील के अंडर में ही होगा, कंपनी का सील होना चाहिए उस पर। इसके बाद इस सर्टिफिकेट में कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्चुअल में जो ये बताएगा कि जो प्रिंसिपल सम है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी वापस करेगा। ये क्लियर हुआ? कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकता जिसका मैच्योरिटी डेट 10 साल से ज़्यादा हो। मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड 10 ईयर्स है। आप कितना टाइम पीरियड के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हैं? 10 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। समझ रहे सेंस? डिबेंचर इशू करना अल्टीमेटली तो पब्लिक से पैसा लिया, तो आप 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में ऐसा है कि कोई भी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, डेवलपमेंटल काम हो रहा है, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड 10 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 ईयर्स कर दिया गया है। कितना? 30 ईयर्स कर दिया गया। तो ये सब आप नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत काम आएगा एमसीक्यूज के लिए। जो भी डिबेंचर्स इशू होता है उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता है, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपन रेट। याद रहेगा क्या बोलते हैं? कूपन रेट। और क्या बात का ध्यान रखना कि जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा डिबेंचर होल्डर को, यही स्पेसिफाइड रेट से, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। और 6 मंथ के गैप में पीरियड में दिया जाता है जनरली। इंटरेस्ट कैसे पेमेंट होता है? इंटरेस्ट पेमेंट होता है डिबेंचर्स का साल के एंड में नहीं हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक बार 6 महीना बाद हो रहा है। याद रहेगा? 6 मंथ में इंटरेस्ट पेमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान रहेगा, याद रहेगा ये सब बात। जो भी पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं डिबेंचर्स इशू करके, इसको हम लोन कैपिटल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोन कैपिटल। वैरायटी ऑफ डिबेंचर्स है और वो चर्चा आप लोग कॉमर्स में हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कितना वैरायटी का होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल। ठीक है? और एक बात का ध्यान रखना है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमेशा दिया जाएगा। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट हमेशा दिया जाएगा। ठीक है? और डिविडेंड के केस में क्या सीखे थे शेयर्स में कि प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिबेंचर और शेयर्स में अगर आपको मौका मिले इन्वेस्ट करने का तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे? शेयर्स की डिबेंचर्स? अगर आप बहुत सिक्योर रहने चाहते हो, माइंड का कामनेस चाहिए, तो आपको पता है कि डिबेंचर में तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप मेंटली सिक्योर रहना चाहते हैं तो आप किस में डालेंगे पैसा? आप डिबेंचर्स ले लेंगे कंपनीज का। और अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, रिस्क टेकर हैं, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? शेयर्स में करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ को समझ लेना है आपको। शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच का डिफरेंस एक बार आपको रीड करना है, आप लोग कर लेना, ये होमवर्क रहेगा आपका। फिर वापस यहाँ कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। तो 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो सेबी रिकमेंड किया हुआ है। अगर इतना नहीं होगा डिबेंचर्स इशू अलॉट आप नहीं कर पाओगे, डिबेंचर्स अलॉट। तो इस बात का ध्यान रखना है।
कम से कम 75% इशू हो जाना चाहिए सब्सक्राइब, ताकि हम डिबेंचर्स को क्या कर सकें, अलॉट कर सकें। हमेशा डिबेंचर्स के साथ एक परसेंटेज गिवन रहता है, वो समझ गए वो परसेंटेज क्या इंडिकेट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। डिबेंचर्स को भी हम इशू कर सकते हैं पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में। तो आते हैं आप थोड़ा प्रैक्टिकल में, थ्योरी बहुत पढ़ ली है हम लोग। डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में, ठीक है। पार का मतलब हमें पता है, प्रीमियम भी पता है और डिस्काउंट भी पता है। अब देखिए कि एंट्रीज कैसे पास करेंगे। जैसे शेयर्स में हम लोग सीखे थे कि लमसम इशू हो सकता है, पूरा का पूरा पैसा एक बार में, तो डिबेंचर्स का भी लमसम इशू हो सकता है। डिबेंचर्स में अपन चाहें तो इसको भी इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, पैसा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट था, ठीक है। तो अगर इंस्टॉलमेंट्स है तो क्या चेंज आएगा एंट्रीज के अंदर, वो देखते हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स था, पहला एंट्री क्या पास करते थे शेयर्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ एंट्री पास करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर्स को रिप्लेस किससे कर देना है, डिबेंचर एप्लीकेशन से। सेकेंड एंट्री क्या पास करते थे आप, व्हाट वाज द सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आपको करना है डिबेंचर एप्लीकेशन टू -% डिबेंचर। 10% है तो 10% डिबेंचर यू हैव टू शो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो शेयर कैपिटल विल बी रिप्लेस्ड बाय डिबेंचर, कैपिटल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय -% डिबेंचर, एंड शेयर वर्ड जो शेयर यूज होता था, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, विल बी रिप्लेस्ड बाय डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर कॉल्स, ठीक है। इज इट क्लियर? बाकी सारा एंट्री एकदम वैसे का वैसा ही होने वाला है। डिबेंचर्स के अंदर भी कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट है। तो कॉल्स इन एडवांस आपको क्या करना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस जब मिला तो क्रेडिट, और जब मिलना चाहिए था तो डेबिट। अगर प्रीमियम में हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, बस यही है। सेम चीज़ वैसे ही चल रहा है जैसे अपन शेयर्स में कर रहे हैं। कहाँ जाकर चेंज आएगा वो हम आपको बताएंगे। हाँ हाँ, तो मैं करके दिखाता हूँ ना इन तीनों को, आपको एक एंट्री में या एक में एडजस्ट करता है। पहला एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहला एंट्री। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू -% डिबेंचर अकाउंट। अगर सब में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ इफ मतलब अगर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, और अगर डिस्काउंट पे दिए हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अब आते हैं अपने मजेदार पार्ट में कि भाई ये एंट्री हो क्यों रहा है, रीजन जाने क्यों। पैसा मिल रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अगेन मॉडर्न रूल, जो मॉडर्न रूल नहीं किया है वो पहले क्लास करे, फिर आए इधर इस वीडियो में। डिबेंचर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हो रहा है, इसका नेचर क्या है, कैपिटल है ना, या लायबिलिटी बोल सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, डिबेंचर में,
हम लोगों को पता है डिबेंचर हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, और एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिए तो ये वाला लायबिलिटी, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ अगर हुआ तो डिस्काउंट डेबिट, भाई दोनों साथ में तो नहीं होगा, या तो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस लॉस है, और डिस्काउंट अगर अपन दे रहे हैं तो अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है ना हेडिंग, तो ये क्या करने का है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द रीजन कि ये एंट्री क्यों डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको अगर एक शेयर्स हम लोग कर चुके एकदम पॉइंट बाई पॉइंट, एक एक करके, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, यहाँ मैंने तीनों को एक में समझाया बिकॉज वो चीज़ हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ आपको अप्लाई करने में बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर हमें एप्लीकेशन में, डिबेंचर एप्लीकेशन में ज़्यादा मनी मिल गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो क्या करना चाहिए, इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, टू डिबेंचर अलॉटमेंट में कर सकते हैं। यहाँ भी लिख लो इफ, तो यहाँ थोड़ा सा अपने क्विक कर रहे हैं चीज़ों को। अब अगर हमें नहीं बताया सब में कि डिस्काउंट कहाँ है, तो कहाँ मानेंगे, प्रिज्यूम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में। इफ़ इंस्टॉलमेंट जो भी है उसमें डिस्काउंट कहाँ है ये नहीं मेंशन कर रहा है, हमारा अजम्पशन होगा कि अलॉटमेंट में ही हम लोग दे रहे हैं। हम लोग कौन है, डिवेंचर होल्डर की कंपनी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको यहाँ भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तभी हमारे लिए वो एक्सपेंस बना। अच्छा, डिस्काउंट को हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता है। डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक एंट्री लिखेंगे, लिखिए राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को कैसे, कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे, और या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या हुआ, अच्छा इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा तो ठीक है। प्रीमियम डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर प्रीमियम में हमारे पास पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो पहले वहां से पैसा निकलेगा, एडजस्ट होगा, और फिर कहां से निकलेगा, कहां राइट ऑफ होगा, ठीक है। तो बताओ स्टेटमेंट ऑफ पीएल के कौन से साइड में जाएगा ये डिस्काउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अकाउंट में कौन सा जाएगा, पीएल अकाउंट में, डेबिट में। वैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप जैसा नहीं बनता है, वो भी वर्टिकल प्रोफार्मा में बनेगा। कहाँ सीखेंगे, कॉमन साइज और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ हम लोग सीखेंगे कि ये भी वर्टिकली बनाते हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है। एमसीक्यूज के लिए भी ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू एसक्यूज में। अच्छा, अब शेयर्स में हम लोग सीख चुके थे, अभी लेटेस्ट हमारा लास्ट टॉपिक यही था कि हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो कंसिडरेशन अदर देन कैश भी करते हैं, हम लोग प्रोमोटर्स को भी देते हैं, एसेट्स खरीदते हैं उसके बदले शेयर्स दे देते थे। यहाँ भी ये कर सकते हैं कि एसेट्स के बदले क्या दे दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए। यहाँ भी बिल्कुल पॉसिबल है
एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होने वाला, बस कैपिटल की जगह -% डिबेंचर लग जाएगा। तो क्या मैं आपको वो एंट्रीज लिखा दूँ वापस? आपका शेयर्स का भी फटाक से रिकैप हो गया और डिबेंचर्स वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो लिखिए फटाफट, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये सब मिटा दो। चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स लिख लीजिए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कैश नहीं लेंगे, लेकिन बदले में और किन किन चीज़ों पे के कारण हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, किन लोगों को कर सकते हैं। तो पहला लिखिए, टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को जब डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या बताते हैं? पहला एंट्री, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और क्या डेबिट कर सकते हैं अगर ये नहीं कर रहे हैं तो? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ये एंट्री है अमाउंट ड्यू, इतना मुझे प्रमोटर को देना है। तो प्रमोटर्स मेरे लिए लायबिलिटी बन गया, इसीलिए इसको इंक्रीज कर दिए। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं क्रेडिट, और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट मेरा एक तरीके से एक्सपेंस है तो बढ़ा दिए। ठीक। दूसरा, प्रमोटर्स को डिबेंचर दे दिए तो क्या एंट्री होना चाहिए? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। तो ये वाला लॉट खत्म, दो एंट्री आ गए यहां पे। ठीक है ना? फिर लिखो टू अंडर राइटर्स। टू अंडर राइटर्स लोग कौन होते हैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं। जो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रहा है, ये लोग बोलते हैं कंपनी से कि आपका डिबेंचर्स अगर इशू नहीं हुआ पूरा तो हम ले लेंगे, और इस काम के लिए इनको मिलता है कमीशन। तो कमीशन कैश में तो दिया ही जाता है, कमीशन शेयर्स और डिबेंचर्स के रूप में भी दिया जा सकता है। तो ये अदर देन कैश का कंडीशन बना कि भाई हम अब अंडर राइटर को पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कैश नहीं करेंगे। क्या देंगे? डिबेंचर्स दे देंगे। तो सबसे पहले अंडर राइटर को पेमेंट करना है। पहले क्या बोलेंगे? करना है, कर दिए नहीं है। पहले ड्यू करते हैं फिर देते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स। तो पहले ड्यू का एंट्री क्या होगा? क्यों दे? तो ये वाला चीज क्लियर हो गया कि कोई डाउट? अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अंडर राइटर को कमीशन को डेबिट किए क्योंकि एक्सपेंस है। अंडर राइटर को हमें पैसा देना है तो मेरा क्या है? क्रेडिटर है ना, तो लायबिलिटी है। क्लियर है? अब लिखेंगे टू वेंडर्स। वेंडर कौन? एसेट खरीद लिए तो भी डिबेंचर दे सकते हैं, और बिजनेस खरीद रहे हैं तो भी डिबेंचर से परचेस कंसिडरेशन दिया जा सकता है। तो लिखेंगे नंबर 1,
ऑन बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हम किसी से का बिजनेस ही खरीद रहे हैं तो हम आपको बताए थे बिजनेस खरीदने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों अब आपका होने वाला है। तो एंट्री पास कीजिए, सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पता है मैं बोल तो रही हूँ, सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सनरी लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। और हमने क्या सीखा था, वेंडर को हम लोग क्या अमाउंट दे रहे हैं, जो हम लोग परचेज कंसीडरेशन है उसको कहते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। तो हम लोग ये चीज़ को सीख चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एसेट्स आप ले रहे हैं वो है 10 लाख का, उस आदमी कंपनी का लायबिलिटीज है 8 लाख का, और हम लोग अगर चेक करें तो हम देख पा रहे हैं कि उसका नेट वर्थ कितना है बिजनेस का, 2 लाख का। अगर हम लोग 2 लाख से ज़्यादा देने के लिए रेडी हो गए तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम उससे 5 लाख में खरीदेंगे। हम कितना देंगे आपको, 5 लाख, मतलब परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा, 5 लाख हमको वेंडर को देना है। तो बताओ हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं ना, उसका नेट वर्थ है 2 लाख का, हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम किस लिए दे रहे हैं, गुडविल के लिए। तो जो बैलेंस का पैसा आएगा वो कहाँ डालना है आपको, गुडविल का। अब आप बोलेंगे सर कैसे आया, तो मैं तो आपको नेटवर्थ के कॉन्सेप्ट से समझाया, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर फिगर तो हमें मालूम है, बैलेंस लिख दीजिए प्लस माइनस करके, 8 और 5 13, 13 में 10, तो यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है, तो ये एक्चुअल में बोल सकते हैं सर ये तो बैलेंसिंग फिगर आया। तो आमतौर पे बच्चे लोग ऐसे करते हैं, सर बैलेंसिंग फिगर माइनस करके लिख लो, बट वो मज़ा नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है ना कि क्या है ये। अब आपको पता है कि क्यों ये गुडविल 3 लाख का आया, और इसी को हम कहते हैं परचेज गुडविल। क्या कहते हैं, ये पैसा दिया गया है उसी को गुडविल माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें इसी के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करवाता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ तो मैंने वेंडर को कितना बोला, कितना में रेडी हुए खरीदने के लिए बिजनेस, 5 लाख, नेट वर्थ कितने का था, 2 लाख का। तो इसी सब में चेंज करता हूँ वापस से, और अब हम ये कहते हैं कि हम लोग एग्री किए हैं कि भाई आपके बिजनेस को हम 1 लाख में ही खरीदेंगे। परचेस कंसिडरेशन कितना है, अब केस बदल गया, कितना हो गया, मुझे वेंडर को सिर्फ देना है 1 लाख, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो बताइए, तो बिजनेस फायदे में खरीदे कि नुकसान में, तो ये जो फायदे का पैसा है उसको किस अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो उसको कैपिटल रिजर्व बना दिए। बिजनेस खरीद लिए हैं प्रॉफिट में, तो अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बताइए क्लियर है ना, इजी है अभी तक यहाँ सब कुछ टफ लग रहा है क्या। जो बच्चे ने शेयर्स वाला क्लास नहीं किया है वो बच्चे अगर इसको देखेंगे तो उनको ये क्लियर हो जाने वाला है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, शेयर्स वाला पार्ट भी क्लियर होगा, एंट्री में कुछ चेंज नहीं होगा, कहाँ चेंज आएगा वो अभी आपको पता लगेगा। तो ये तो मैंने खरीद लिया, ध्यान से समझो, ये मैंने खरीद लिया। क्या हमने वेंडर को अभी तक पेमेंट किया है, पेमेंट तो नहीं किया है। तो आप बताओ पेमेंट का एंट्री क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस से बताओ कि वेंडर को पेमेंट कितना करें, एंट्री क्या होगा वेंडर को पेमेंट करने का। अरे बिल्कुल सिंपल से एंट्री भाई, वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। आंसर्स दो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, यहां यही होगा भाई। ये कब होगा, जब सम पार का है, बात बहुत अच्छी बात। ये अगर तुम समझ रहे हो कि सर ये एंट्री तब आएगा जब सिर्फ क्या है, पार का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि
प्रीमियम में करो तो यहाँ पे क्या ऐड कर देना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया। रीजन अपने को क्लियर है। तो या तो ये। मजेदार चीज यहाँ ये नहीं है, एंट्री तो सबको याद है। यहाँ आदमी फंसता कहाँ है स्टूडेंट, कि सर कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे। तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला शेयर्स में भी अप्लाई होगा। कैसे निकालेंगे, लिखिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आप कैसे निकालोगे, तो सीधी सी बात है कि जितना मुझे देना है, मतलब जितना परचेस कंसिडरेशन है, यस और नो। परचेस कंसिडरेशन की जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हो, क्या अमाउंट ड्यू लिख सकते हो ना। जितना अमाउंट मुझे देना है डिवाइड कर देंगे उसको किससे, इशू प्राइस से। किससे कर देंगे, इशू प्राइस। व्हाट इज इशू प्राइस, अगर डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू से माइनस कर देना है, प्रीमियम है तो फेस वैल्यू में ऐड कर देना है। तो अगर इशू प्राइस सपोज डिस्काउंट है और एक डिबेंचर का दाम 100 है या शेयर का दाम 100 है, तो दोनों समझा रहा हूँ, शेयर्स भी यहाँ से हो जाएगा। और हम लोग अगर उसको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10% ऑफ 100 इज 10। तो इशू प्राइस पर शेयर से अगर आप डिवाइड कर दोगे, मतलब इस केस में कितना से डिवाइड होगा, तो 1 लाख है तो 1 लाख बाई 90, 9 लाख है तो 9 लाख बाई 90, डिवाइड करके जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो ही है नंबर ऑफ शेयर्स। और उससे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यूज दिखाओगे। तो अगर प्रीमियम है तो क्या करोगे, ऐड कर देना होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप डिस्काउंट में इशू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और जब आप प्रीमियम में इशू करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स कम देना पड़ेगा कंपेयर्ड टू पार। तो अगर पार में मान लो आप 10 दे रहे हो और आप प्रीमियम में आप कर रहे हो, तो अब आप 10,000 से कम शेयर देने से काम बन जाएगा हमारा, और डिस्काउंट होगा तो 10,000 से ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? अब हेडिंग लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये समझा देता हूँ, ये समझ में आपको आराम से आ जाएगा। आपको पता है कि बैंक से लोन लिया जाता है और बैंक बदले में कुछ, बैंक को सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? तो इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो रखा गया है, उसके अलावा कुछ साइड में और भी चीज़ गिरवी या सिक्योरिटी के रूप में जमा किया गया है। इसी को कहते हैं कोलैटरल। सेकेंडरी सिक्योरिटी को ही कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, अगर कोई कंपनी पैसा नहीं देता, लोन ले लिया, उसको तो इंटरेस्ट देना जमा करना पड़ेगा। अगर वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा है या लोन रीपे नहीं किया, तो पहले जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी होगा उससे कटेगा, रिकवरी करेगा। और अगर वो कम पड़ जाता है तो ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी है इसके थ्रू भी रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो राइट एक डिबेंचर होल्डर को मिलता है वही राइट लेंडर को मिल जाएगा अगर कंपनी कोलैटरल सिक्योरिटी जमा किया हुआ है तो। लेकिन ये तभी होगा जब वो फेल करेगा लोन रीपेमेंट करने में।
ठीक है। और जैसे ही कंपनी अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट लोन का चुका देता है वो अपना डिबेंचर्स वापस ले सकता है। तो समझ गए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, तो इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहला मेथड के अंदर क्या होता है कि बुक्स के अंदर डिबेंचर जो इशू हो रहा है, मतलब एक्चुअल में तो इशू नहीं हो रहा है, कोलेटरल सिक्योरिटी रखा गया है, इशू थोड़ी हो रहा है, इशू करके पैसा थोड़ी ले रहे हैं, बस सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है। तो पहला केस है, इसके अंदर कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करने का इशू से रिलेटेड, तो सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे लोन लेने का। क्या होगा, एंट्री लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है। तो भाई अगर कोलेटरल जमा किया गया है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो दिखाएं, कहीं तो दिखाएं, एंट्री तो पास नहीं कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का साइड है उसमें जो लोन लिखोगे आप, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह में अगर लिख रहे हो, लोन लिख रहे हो, तो ब्रैकेट में जैसे उसके नीचे मेंशन कर देंगे क्योंकि डिबेंचर्स को कोलेटरल रख के ये लोन लिया गया, जस्ट अ मेंशन इज नीडेड। इसका क्लियर है कि नहीं। दूसरा मेथड में क्या हो रहा है, डिबेंचर जो इशू करेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं, इसके लिए भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो लिखिए मेथड नंबर 2, व्हेन एंट्री इज पास्ड तो सबसे पहले ऑन टेकिंग अ लोन, लोन लेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, वही बैंक टू बैंक लोन। एंड दूसरा एंट्री होगा on issue of debenture as collateral security, on issue of debenture as collateral securities या security। तो एंट्री होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। एमसीक्यू के लिए स्टार मार लो, ये एंट्री पूछ सकता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। तो यार ये डिबेंचर सस्पेंस कहाँ दिखाएंगे, अब इस केस में डिबेंचर सस्पेंस कहाँ दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर्स लिखे होगे, उसमें से लेस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस। नोट करने वाली बात, कहाँ दिखाएंगे, डिबेंचर सस्पेंस इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम डिबेंचर्स। कहाँ दिखाएंगे, किस हेड में, अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिबेंचर, डिबेंचर के अंदर लेस डिबेंचर सस्पेंस। जितना अमाउंट आप कोलेटरल रखे हो उतना अमाउंट लेस करके दिखाओगे। इज इट क्लियर। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इन सारे कॉन्सेप्ट का जो प्रैक्टिस है क्लास सम्स का, वो हम लोग और किसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। आज हम लोग इसमें और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब पूरा डिबेंचर्स ऑलमोस्ट समझ लेते हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज़ ख़त्म। आईएससी के स्टूडेंट लोग को रिडम्पशन चैप्टर भी करना पड़ेगा। तो इशू है सिर्फ सीबीएसई में, आईएससी में इशू भी है और प्रॉपर रिडम्पशन भी है। ठीक, लेकिन अभी आप कुछ सीखने वाले हो इशू ऑफ डिबेंचर्स में ही कुछ टर्म यूज होने वाला है रिडम्पशन का, कैसे वो समझते हैं। तो न्यू हेडिंग लिखिए आप और उसमें लिखिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडीम करने का मतलब हो गया अपना डिबेंचर्स वापस ले लेना, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स
तो भाई रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में रिडेम्पशन वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट, लिख लीजिए तो रीपेमेंट ऑफ आपने जो लोन लेके रखा था। तो सिंपल सी बात है, आपको तो परमानेंट लाइफ टाइम तो मिल नहीं गया, आप 3-4 साल 5 साल 10 साल का मैक्सिमम लिमिट है, 5 साल के बाद आपको पैसा वापस करना होगा कि नहीं। तो पहला साल आपने इंटरेस्ट दिया, दूसरा साल आपने इंटरेस्ट दिया, तीसरा साल चौथा साल भी इंटरेस्ट दिया, 5वें साल के एंड में इंटरेस्ट तो जाएगा ही, और पूरा जो डिबेंचर्स आप लेके रखे थे अमाउंट लोन का वो वापस करना पड़ेगा। दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं उसी को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स इज एक्चुअली रिडम्पशन ऑफ पैसा, मनी वापस करना डिबेंचर होल्डर्स को। अगर डिबेंचर्स का सिंपल सा कोई एंट्री पूछे कि रिडम्पशन का एंट्री क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है क्या एंट्री होना चाहिए डिबेंचर रिडम्पशन का। पहले मुझे डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, ड्यू करते हैं, पहले ड्यू करते हैं तो होल्डर हमारा क्या बनेगा, डेटर की क्रेडिटर, क्रेडिटर तो क्रेडिट होना है, और डिबेंचर अपन दे देंगे तो लायबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, डिक्रीज होगा ना। तो एंट्री रिडम्पशन का होता है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी घटता है तो उसको डेबिट करते हैं, और डिबेंचर होल्डर भी हमारा लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये बन गया मेरा क्रेडिटर, मुझे देना है तो ड्यू एंट्री है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। होल्डर को जब हम पेमेंट कर देंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए, होल्डर डेबिट टू, पेमेंट कर दीजिए, हो गया खत्म। एंट्रीज को मगअप नहीं करना है, फिर से कह रहा हूं। अगर समझोगे शेयर्स एंड डिबेंचर्स बहुत इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप बोलोगे हम सारा एंट्री रट लेगा तो नहीं हो पाएगा आपसे, आप कहीं ना कहीं जाकर सिली मिस्टेक करोगे जो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा उससे। ठीक है, कोई डाउट?